हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और प्रतिदिन सुबह 6 बजे करवाई जाती है। इसलिए ये क्लास आपको डेली सुबह देख लेनी है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको इस क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाती है। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है @टाइम सेविंग क्लास। और जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा लर्न विद एजे के नाम से। उस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आप इन डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास पीडीएफ होती है वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि इंटरपोल का जो तीसरा यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। इंटरपोल का तीसरा यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तब आपको बता देना है कि इसका आयोजन सीबीआई के द्वारा किया गया है। तो आपको 2 पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। आयोजन किसके द्वारा किया गया, सीबीआई के द्वारा किया गया। ये क्या है, ये जो है इसका तीसरा यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम है। और अगर पूछा जाए कि इसका जो दूसरा यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम हुआ था वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तब आपको बता देना है कि ये दूसरा जो इसका यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम है ये वर्ष 2022 को यूएई में हुआ था। कहाँ हुआ था, 2022 को यूएई में हुआ था। उसके बाद में हम बात करेंगे इंटरपोल की। तो इंटरपोल के बारे में हमको 4 प्रश्न याद रखने हैं। पहला प्रश्न आपको ये याद रखना है कि जो इंटरपोल का मतलब है क्या है, इंटरनेशनल पुलिस है। क्या है, इंटरनेशनल पुलिस है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न ये याद रखना है कि जो इंटरपोल की 90वीं जो महासभा हुई है ये कहाँ हुई, ये नई दिल्ली में हुई। दूसरा प्रश्न ये हो गया। तीसरा प्रश्न यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो इंटरपोल का मुख्यालय है कहाँ है, फ्रांस के लियोन शहर में है। कहाँ है, फ्रांस के लियोन शहर में। चौथा पॉइंट ये याद रखना है कि जो इंटरपोल की स्थापना है कब हुई थी, 1923 में हुई थी। तो इंटरपोल से रिलेटेड ये 4 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है T+1 सेटलमेंट सिस्टम। T+1 सेटलमेंट सिस्टम क्या है, ये जो है एक भुगतान की आधुनिक तकनीक है। और T+1 का मतलब क्या है, T+1 का मतलब है कि अगर कोई भी स्टॉक या शेयर बेचा गया है तो उसका जो भुगतान है वह 1 दिन के अंदर ही करना होगा। इससे पहले 2 दिन तक का टाइम मिलता था कि 2 दिन तक का आप इसका जो भुगतान है वो कर सकते हैं, लेकिन अब जो है इसका भुगतान 1 दिन के ही अंदर करना होगा। तो आपको याद रखना है कि जो T+1 सेटलमेंट सिस्टम है क्या है, ये एक भुगतान की आधुनिक तकनीक है। क्या है, भुगतान की आधुनिक तकनीक है। और इसको लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है, इसको लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसे लागू कौन से क्षेत्र में किया गया है, अब स्टॉक और शेयर क्या है, ये शेयर बाजार से रिलेटेड है, यानी कि इसको शेयर बाजार में लागू किया गया। कहाँ पर, शेयर बाजार में इसको लागू किया गया है। अब बात आई है शेयर बाजार की। तो शेयर बाजार को भारत में कौन कंट्रोल करता है, तब आपको बता देना है कि जो शेयर बाजार है इसको भारत में सेबी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सेबी का मतलब क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या मतलब है इसका, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और सेबी की पहली महिला हेड कौन बनी है, सेबी की पहली महिला हेड बनी है माधवीपुरी बुच। कौन बनी है, माधवीपुरी बुच। सेबी का काम क्या है, अभी हमने आपको बताया है कि इसका काम है भारत में शेयर मार्केट को कंट्रोल करना। भारत में 2 शेयर मार्केट हैं, एक तो हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना 1875। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। स्थापना 1875 में हुई थी। और इसके द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है। इसके सूचकांक का नाम क्या है,
इसके सूचकांक का नाम हो जाएगा सेंसेक्स। क्या हो जाएगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कौन सा सूचकांक जारी किया जाता है? सेंसेक्स सूचकांक जारी किया जाता है। इसी प्रकार से एक होता है NSE। क्या होता है? NSE, इसका मतलब क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका सूचकांक पूछा जाए तब आपको क्या बताना है कि इसका जो सूचकांक है उसका नाम क्या है? उसका नाम हो जाएगा निफ्टी। निफ्टी जो है किसका सूचकांक है? ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डेटा गोपनीयता दिवस 2023। आपको याद रखना है कि जो डेटा गोपनीयता दिवस है इसको कब मनाते हैं? इसको 28 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? थीम रखी गई है निजता के बारे में पहले सोचें। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से आपको ज़रूर याद रखने हैं कि जो डेटा गोपनीयता दिवस है कब मनाते हैं? 28 जनवरी को मनाते हैं। और इसकी थीम क्या रखी गई है? निजता के बारे में पहले सोचें, ये इसकी थीम रखी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। ये कौन से केस में हुआ था? ये हुआ था पुट्टा स्वामी केस में, जो कि 2017 का है। और इसको निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, इसको कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया? अनुच्छेद नंबर 21 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर डेटा प्राइवेसी विधेयक जो है इसको कौन सी समिति की सिफारिश पर लाया गया था? डेटा प्राइवेसी जो विधेयक है इसको BN श्री कृष्णन समिति की सिफारिश पर लाया गया था। कब लाया गया था इसको? 2019 में। कब? BN श्री कृष्णन समिति की सिफारिश पर इसको 2019 में लाया गया था। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय। चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसको उड़ीसा में स्थापित किया गया। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? महानदी कोल फील्ड्स के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। तीसरा पॉइंट कि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और सतत एंड टिकाऊ कोयला उत्पादन को बढ़ावा देना। ये 3 फैक्ट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में एक पॉइंट याद रखना है कि जो कोयला और खान मंत्री हैं वर्तमान समय में कौन है? ये हो जाएंगे प्रहलाद जोशी। कौन हो जाएंगे? प्रहलाद जोशी। बात आई है उड़ीसा की। तो उड़ीसा के बारे में हमको याद रखना है कि उड़ीसा में एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है। कौन सी नदी पर? महानदी पर। अगर उड़ीसा में पूछ दे कौन से ज़िले में है तब आपको बता देना है कि ये उड़ीसा के संबलपुर ज़िले में है। उड़ीसा में ही हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का भी आयोजन किया गया। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा में कहाँ पर? राउरकेला और भुवनेश्वर में। इन 2 जगहों पर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन सा देश बना है? विजेता बना है जर्मनी। और उपविजेता कौन बना है? उपविजेता बना है बेल्जियम। तो ये सभी फैक्ट ये भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 7वें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? 7वें नंबर की जो राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला है इसको कहाँ पर रखा गया है? धारवाड़, कर्नाटक। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कर्नाटक के धारवाड़ में रखी गई है। अगर पूछा जाए कि आधारशिला किसके द्वारा रखी गई तब आपको बता देना है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अमित शाह जो हैं ये भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनमें से पहला पॉइंट दिया गया है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ मध्य प्रदेश के इंदौर में। GST संग्रहालय को कहाँ स्थापित किया गया है? गोवा की राजधानी पणजी में इसको स्थापित किया गया है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट, जो कि गोवा में स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये भी आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उद्यान उत्सव 2023 का प्रारंभ कब किया गया, कहाँ किया गया और किसके द्वारा किया गया? ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट? उद्यान उत्सव जो 2023 है इसका प्रारंभ या शुभारंभ कब किया गया, कहाँ किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो
जाएगा कि 29 जनवरी 2023 का इसका प्रारंभ हुआ है, शुभारंभ हुआ है। और कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। शुभारंभ किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका शुभारंभ किया है। उसके बाद में एक पॉइंट और यहाँ से याद रखना है कि जो मुगल गार्डन है इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? इसका नया नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान। क्या कर दिया गया है? मुगल गार्डन का नया नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं बदले गए नाम से रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि राजपथ का नया नाम क्या है। दूसरा पॉइंट है कि औरंगाबाद का नया नाम क्या है। तीसरा पॉइंट है माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है। ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। राजपथ का नया नाम हो जाएगा कर्तव्य पथ, औरंगाबाद का नया नाम हो जाएगा संभाजी नगर, और माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नया नाम हो जाएगा माउंट मणिपुर। और ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। मणिपुर को देखकर आपको मणिपुर राज्य नहीं बताना है, आपको याद रखना है कि जो माउंट मणिपुर नेशनल पार्क है ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? ये शिलोंग में आयोजित होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सी फीड्स दी वर्ल्ड कार्यक्रम जो है इसको किसने शुरू किया है? सी फीड्स दी वर्ल्ड कार्यक्रम जो है ये पेप्सिको फाउंडेशन और केयर फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि NMDC ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? NMDC ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है निखत जरीन को। और ये निखत जरीन जो है कहाँ की रहने वाली हैं? तेलंगाना की रहने वाली हैं। और निखत जरीन का संबंध कौन से खेल से है? तो इनका संबंध हो जाएगा बॉक्सिंग से। किससे? बॉक्सिंग से। बात आई है NMDC की, तो NMDC के बारे में 2 पॉइंट याद रखने हैं। ये जो NMDC है इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और जो है ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता देना है कि ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। उसके बाद में कुछ ब्रांड एम्बेसडर लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि ICICI का जो 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सूर्य कुमार यादव को। किसे? सूर्य कुमार यादव को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 से रिलेटेड। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के बारे में आपको क्या याद रखना है कि जो इसका पुरुष एकल वर्ग का खिताब है किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने ये जो खिताब है ऑस्ट्रेलियन ओपन का 10वीं बार जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब इन्होंने कौन सी बार जीता है? 10वीं बार जीता है। किसको हराकर जीता है? तो सितसिपास को हराकर जीता है। ये कहाँ के हैं? ये ग्रीस के हैं। अगर बात करेंगे नोवाक जोकोविच की, तो इन्होंने क्या किया है? नोवाक जोकोविच जो हैं इन्होंने अपना 22वां ग्रैंड स्लैम जीता है। ये जो इनका ग्रैंड स्लैम है कौन से नंबर का है? 22वें नंबर का है। यानी कि ये अभी तक कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और इस प्रकार इन्होंने किसकी बराबरी कर ली है? राफेल नडाल की बराबरी कर ली है। यानी कि राफेल नडाल ने भी कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और नोवाक जोकोविच ने भी कितने जीत लिए हैं? 22 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये आर्यन सवालेंका ने जीता है। ये कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने रेबेकिना को हराया है। रेबेकिना कहाँ की रहने वाली हैं? ये कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। और इसका जो फाइनल मैच है ये किसके किसके बीच हुआ है? भारत और इंग्लैंड के बीच। भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? शेफाली वर्मा। और इंग्लैंड की टीम की कप्तान कौन थी? ग्रेस सिक्वेस। कौन? ग्रेस सिक्वेस। और इसकी जो विजेता टीम रही है कौन सी रही है? ये रही है भारत की टीम। यानी कि जो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 हुआ जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ, इसकी विजेता टीम कौन सी रही है? ये रही है भारतीय टीम। और इस अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के अंदर टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ग्रेस सिक्वेस को। और ये कौन है? इंग्लैंड। ये कौन है? ये जो है इंग्लैंड की टीम की कप्तान है। कौन है? इंग्लैंड की टीम की कप्तान।
और अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 में बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? ये चुना गया है सितासा संधू को। ये कहाँ की हैं? ये इंडिया की टीम की हैं। कहाँ की टीम की हैं? ये इंडिया की टीम से हैं। प्रश्न दिया गया है हॉकी विश्व कप 2023 से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ से कौन कौन से हमको प्रश्न याद रखने हैं? सबसे पहला हमको प्रश्न ये याद रखना है कि जो हॉकी विश्व कप 2023 में हुआ है ये कौन से नंबर का हुआ है। तब आपको बता देना है कि ये 15वें नंबर का हुआ है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका जो आयोजन है उड़ीसा में, और उड़ीसा में कहाँ पर? राउरकेला तथा भुवनेश्वर में, यानी कि 2 जगहों पर इसका आयोजन किया गया। इसका जो फाइनल मैच हुआ है किसके किसके बीच हुआ है? इसका फाइनल मैच हुआ है जर्मनी और बेल्जियम के मध्य। फाइनल मैच किसके किसके बीच हुआ है? जर्मनी और बेल्जियम के मध्य हुआ है। और विजेता टीम कौन सी रही है? विजेता टीम रही है इसकी जर्मनी। और जर्मनी ने जो हॉकी विश्व कप है ये तीसरी बार जीता है, यानी कि इसके पहले भी हॉकी विश्व कप का विजेता ये रह चुका है। वो भी कितनी बार? 2 बार। और इस बार ये इसका कौन सा खिताब है? तीसरा खिताब है। उपविजेता की बात करेंगे तो उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता रहा है बेल्जियम। और जर्मनी को कौन सा मेडल दिया गया है? जर्मनी को गोल्ड मेडल दिया गया है। और बेल्जियम को कौन सा मेडल दिया गया है? बेल्जियम को दिया गया है यहाँ पर सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। अगर हम बात करेंगे ब्रॉन्ज मेडल की तो ब्रॉन्ज मेडल किसे दिया गया है? ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है नीदरलैंड को। किसे दिया गया है? ब्रॉन्ज मेडल नीदरलैंड को इसमें दिया गया है। अगर हम बात करेंगे हॉकी विश्व कप की तो हॉकी विश्व कप जो है सर्वाधिक बार किसने जीता है? हॉकी विश्व कप को सर्वाधिक बार किसने जीता है? तो ये जीता है पाकिस्तान ने। और भारत ने हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? भारत ने केवल और केवल 1 बार हॉकी विश्व कप जीता है। तो अभी हमने आपको बताया कि हॉकी विश्व कप जो 2023 हुआ है इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। रजत पदक किसने जीता यानी कि सिल्वर मेडल किसने जीता है? ये बेल्जियम के द्वारा जीता गया है। और कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? ये नीदरलैंड के द्वारा जीता गया है। अगर हम बात करेंगे हॉकी विश्व कप 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है तो ये चुना गया है निकलास वेलेन को, जो कि जर्मनी के हैं। और फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया है? फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है बेल्जियम टीम को। किसे दिया गया है? बेल्जियम टीम को। तो दोस्तों यहाँ पर हॉकी विश्व कप से रिलेटेड जितने भी हमने पॉइंट आपको बताए हैं ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए ये पॉइंट सभी के सभी आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। किसने इसकी घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने की है। और बात करेंगे न्यूजीलैंड की तो इसके बारे में एक बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा जाता है स्टैटिक जीके का। पूछा जाता है कि महिलाओं को मतदान देने का अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। कौन सा हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। और न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं क्रिस हिपकिंस। कौन बने हैं यहाँ के नए प्रधानमंत्री? क्रिस हिपकिंस बने हैं। क्योंकि जेसिका जो अर्डन है इनके द्वारा अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है? इनके द्वारा अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया गया है। तो जेसिका अर्डन के द्वारा जब इस्तीफा दिया गया तो नया प्रधानमंत्री यहाँ का किसे बनाया गया है? यहाँ का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है क्रिस हिपकिंस को। अगर न्यूजीलैंड की राजधानी पूछी जाएगी तो न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगी वेलिंगटन। क्या हो जाएगी? वेलिंगटन। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा किसने की है और इसको कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि जो भारत का पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा है किसने की है? ये की गई है ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और कहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड के रुद्रपुर में इसको स्थापित किया जाएगा। अब बात आई है यहाँ पर उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून। देखो केवल ऐसे ही लिखा हो कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है तब आपको बता देना है देहरादून। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है तब आपको बता देना है कि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो क्या है? ये हो जाएगी गैरसैंण। क्या हो जाएगी? गैरसैंण।
उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। सॉवरेन जो ग्रीन बॉन्ड है ये किसने जारी किया है? ये आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना कौन से आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तब आपको बता देना है कि यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है इसका उद्देश्य क्या है, तो हरित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है कितने रुपए का होने वाला है, तब आपको बता देना है 16,000 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट है कब तक किया जाएगा? 31 मार्च तक। और ये जो इन्वेस्टमेंट है कितने चरणों में पूरा होगा? 2 चरणों में पूरा होगा, जिसमें से पहले चरण में 8,000 करोड़ और दूसरे चरण में भी 8,000 करोड़। ये जो पहले चरण में 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसमें से 4,000 करोड़ रुपए जो है पहले 5 वर्ष के लिए होंगे और जो बचे हुए 4,000 करोड़ रुपए होंगे ये अगले 10 साल के लिए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जो है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक का मुख्यालय अगर पूछा जाएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तब आपको बता देना है कि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और जो वाशिंगटन डीसी है उसमें डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है स्मारक मित्र योजना लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? स्मारक मित्र योजना लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्रियान्वयन में ये चलेगी। ये जो योजना है किसके क्रियान्वयन में चलेगी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। और इसका जो शुभारंभ है किसने किया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और इस योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। कौन? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। अगर हम बात करेंगे ये जो स्मारक मित्र योजना है किस योजना के स्थान पर शुरू की गई है, तो धरोहर गोद लें जो योजना है इसके स्थान पर इसको शुरू किया गया है। किसके स्थान पर? धरोहर गोद लें योजना के स्थान पर। धरोहर गोद लें जो योजना है ये कब शुरू हुई थी? 27 सितंबर 2017 को शुरू हुई थी। और ये जो योजना है स्मारक मित्र योजना, इसके तहत कितने स्मारकों का रख रखाव किया जाएगा? तब आपको बताना है कि 1000 स्मारकों का रख रखाव किया जाएगा। अगर हम बात करेंगे यूनेस्को विश्व धरोहरों की संख्या की, तो यूनेस्को जो विश्व धरोहरों की संख्या है कितनी है? 40 है। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर की संख्या कितनी है? भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर की संख्या 40 है। और उसमें से सांस्कृतिक धरोहरों की संख्या कितनी है? 32। और प्राकृतिक धरोहरों की संख्या कितनी है? 7। और मिश्रित धरोहरों की संख्या कितनी है? 1 है। आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है, तो ये हो जाएगी कंचनजंगा। कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। और यूनेस्को विश्व धरोहर में नवीनतम विश्व धरोहर कौन सी है, तब आपको बता देना है ये हो जाएगी धौलावीरा। कौन सी हो जाएगी? धौलावीरा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में हुए हैं? उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में हुए हैं? तब आपको बता देना है कि ये जो सर्वाधिक नामांकन हुए हैं कहाँ हुए हैं? उत्तर प्रदेश में हुए हैं। 2019-20 में कितने नामांकन हुए थे? 3.85 करोड़। और 2020-21 में कितने हुए हैं? 4.14 करोड़, यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये जो अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 है इसको किसने जारी किया है? इसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तब आपको बता देना है कि यहाँ के जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्रालय के कौन हैं? धर्मेंद्र प्रधान हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो विश्वविद्यालय में पहले स्थान पर कौन सा रहा है? विश्वविद्यालय की संख्या में अगर पूछा जाएगा पहले स्थान पर कौन है, तब आपको बता देना है राजस्थान।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रोजेक्ट एस्पिरेशन। प्रोजेक्ट एस्पिरेशन जो है ये कहाँ शुरू किया गया है? इसको तेलंगाना में शुरू किया गया है। और किसने शुरू किया है? ओक्सैन यूनिवर्सिटी जो है इसके द्वारा ये शुरू किया गया। किसके लिए शुरू किया गया है? तो 9th से लेकर 12th तक की जो बच्चियां हैं यानी कि जो लड़कियां हैं उनके लिए इसे शुरू किया गया है। कहाँ पर? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है? तो न्यायाधीशों का जो पैनल है उसके द्वारा गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड की झांकी हो जाएगी। और उत्तराखंड की झांकी में क्या दिखाया गया था? मानस खंड को दिखाया गया था। लेकिन वहीं पर अगर आपसे ये पूछ दे कि MyGov पैनल द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया, तो ये गुजरात की झांकी को घोषित किया। गुजरात की झांकी में क्या दिखाया गया था? मोढेरा गांव को दिखाया गया था, जो कि पहला गांव ऐसा है जो कि सौर ऊर्जा संचालित गांव है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग से रिलेटेड। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएंगी जयंती पटनायक। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगी रेखा शर्मा। और राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये कैसा आयोग है? ये एक वैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? यह एक वैधानिक आयोग है। और 31 जनवरी 2023 को इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन से नंबर का? 31वें नंबर का। और इसकी स्थापना हुई कब थी? स्थापना हुई थी 1990 के अधिनियम के द्वारा 31 जनवरी 1992 को। तो यहाँ से 5-6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से रिलेटेड। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कहाँ आए थे? भारत आए थे। 1917 में इन्हीं के द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। चंपारण कहाँ है? बिहार में। खेड़ा सत्याग्रह इनके द्वारा कब शुरू किया गया था? 1918 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया। दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। और इसीलिए 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं, यानी कि पुण्यतिथि जो होती है और शहीद दिवस के रूप में इनकी मनाई जाती है। और 30 जनवरी 2023 को इनकी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। उसके बाद में एक पॉइंट और पूछा जाता है कि इनका जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर वाला, यानी कि 2 अक्टूबर को इनका जो जन्म दिवस पड़ता है उसको किस दिवस के रूप में मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर 2007 को किसके द्वारा घोषित किया गया था? UNO के द्वारा घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा से रिलेटेड यहाँ से प्रश्न ये है कि इसकी जो 77वीं जो सत्र है इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका अध्यक्ष चुना गया है साबा कोरोसी को। और ये साबा कोरोसी कौन से देश से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है हंगरी से। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 77वां सत्र है उसके अध्यक्ष कौन है? साबा कोरोसी। साबा कोरोसी कौन से देश से संबंधित हैं? हंगरी से संबंधित हैं। और 76वीं जो सत्र की महासभा थी, यानी कि 76वीं जो महासभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे अब्दुल्ला शाहिद। और इनका संबंध कौन से देश से था? इनका संबंध था मालदीव से। कहाँ से था? कहाँ से था? मालदीव से। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को और किस नाम से जाना जाता है? इसको विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो ये मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय हो जाएगा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ पर? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। तो 2 प्रश्न आपको ये याद रखने हैं, स्थापना और मुख्यालय से। और उसके बाद में अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र में जो अंग होते हैं कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में 6 अंग हैं। कितने अंग हैं?
6 अंग हैं और उसमें से 5 अंग ऐसे हैं जिनका मुख्यालय कहाँ है, जिनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और एकमात्र अंग इसका ऐसा है उसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड में है। और वो एकमात्र अंग का नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यानी कि जो इंटरनेशनल न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसका मुख्यालय हो जाएगा द हेग, नीदरलैंड में। तो इतनी जानकारी आपको ये याद रखनी है। और उसके बाद में बात आई है यहाँ पर हंगरी की। तो हंगरी की राजधानी क्या है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलीन नोवाक। कौन बनी है, कैटलीन नोवाक। और हंगरी में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, हंगरी में घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है। क्या कहते हैं, पुस्ताज कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से रिलेटेड है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की आर्थिक विकास जो दर है 2023-24 के लिए कितनी अनुमानित की गई है, तो 2023-24 के लिए 6.5% अनुमानित की गई है। और वर्तमान समय में इसकी आर्थिक विकास दर कितनी है, वर्तमान समय में इसकी आर्थिक विकास दर है 7%। और 2021-22 में कितनी आर्थिक विकास दर रही है, तो 2021-22 में आर्थिक विकास दर जो है ये 8.7% थी। तो ये तीनों आंकड़े आपको यहाँ से याद रखने हैं। और जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जारी हुआ है, इसमें लिखा गया है कि जो भारत है ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत जो है ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में ही जो राजकोषीय घाटा है उसको वर्ष 2022-23 के लिए कितना अनुमानित किया गया है, 6.4%। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई कितना रखा गया, सीपीआई अनुमानित किया गया है 6.8%। होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है 11.5%। और विदेशी मुद्रा भंडार 2022-23 में कितना है, 563 बिलियन डॉलर। और ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 2021-22 में कितना था, ये था 607 बिलियन डॉलर। और इस बार कितना है, इस बार है 563 बिलियन डॉलर। अब बात करेंगे हम आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित स्टैटिक जीके के पोर्शन की। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये पहली बार कब पेश किया गया था, पहली बार इसको 1950-51 में पेश किया गया था। और ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है बजट से कितने दिन पहले पेश किया जाता है, बजट से 1 दिन पहले पेश किया जाता है। और आर्थिक सर्वेक्षण को कौन तैयार करता है, आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार किया जाता है। और वर्तमान समय में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं, वर्तमान समय में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। कौन है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये पेश कौन करता है, आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश करता है ये वित्त मंत्रालय करता है। कौन, वित्त मंत्रालय। और वर्तमान समय में भारत की वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। कौन है, निर्मला सीतारमण है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC के द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किस देश को किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किस देश को किया गया है, तो ये किया गया है पापुआ न्यू गिनी देश को। किस देश को, पापुआ न्यू गिनी देश को। ये जो निर्यात किया गया है कहाँ से किया गया है, निर्यात किया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से। और ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में। और एक्सपोर्ट किए गए फ्यूल का नाम क्या है, यानी जो ये क्या कहते हैं इसको, एविएशन गैस जो ये निर्यात की गई है इसका नाम क्या है, इसका नाम है एवी गैस 100 LL। क्या है इसका नाम, एवी गैस 100 LL इसका नाम है। ये सारे फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है और किसके द्वारा किया गया है।
भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किया है अमिताभ कांत ने। इसका उद्घाटन अमिताभ कांत ने ही क्यों किया है? तो आपको याद रखना है कि जो G20 2023 की बैठक जो हो रही है उसमें भारतीय शेरपा कौन है? तो भारतीय शेरपा इसमें है कौन? अमिताभ कांत। इसीलिए इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन हुआ है मुंबई में। किसके द्वारा? तब आपको बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा कौन सी की गई है? तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बनाई जाएगी वो क्या है? ये हो जाएगी विशाखापत्तनम। क्या होगी? विशाखापत्तनम। और ये जो घोषणा है किसने की है? घोषणा की है यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने। किसने की है? जगन मोहन रेड्डी ने। उसके बाद में बात आई है यहाँ पर आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के बारे में हमको याद रखना है कि ये जो आंध्र प्रदेश है ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। और इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1953 में। इसी से अलग होकर एक नया राज्य भी बनाया जाता है जिसका नाम है तेलंगाना। और तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 को। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और ये जो हैदराबाद रियासत थी इसको भारत में कौन से ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत इसको मिलाया गया था। कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन पोलो के तहत। और ऑपरेशन पोलो जो है ये कब हुआ था? ऑपरेशन पोलो हुआ था 1948 में। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश के बारे में 3-4 पॉइंट और याद रखने हैं। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? काला हिरन है। आंध्र प्रदेश का राजकीय पेड़ क्या है? राजकीय पेड़ यहाँ का नीम है। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प चमेली है। और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कुचिपुड़ी। शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कितनी अवधि के लिए निजी टीवी चैनलों को लोक महत्व की सामग्री साझा करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए। तो क्या किया गया है? अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 30 मिनट के लिए जितने भी निजी टीवी चैनल हैं उनको क्या कहा गया है कि वो लोग लोक महत्व की सामग्री साझा करेंगे। यानी कि लोक महत्व के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं उनके द्वारा बताई जाएंगी। और ऐसा कितने समय के लिए करना पड़ेगा? डेली। तो डेली ऐसा जो है 30 मिनट के लिए करना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि वीर गॉर्जियन युद्धाभ्यास। ये जो वीर गॉर्जियन युद्धाभ्यास हुआ है कौन कौन से देशों के बीच हुआ है? ये हुआ है भारत और जापान के बीच। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है हयाकुरी एयरबेस। हयाकुरी एयरबेस कहाँ है? जापान में है। लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय पायलट इसमें कौन बनी है? तो ये हो जाएंगी अवनी चतुर्वेदी। कौन हो जाएंगी? अवनी चतुर्वेदी हो जाएंगी। तो यहाँ से संबंधित आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं। पहला प्रश्न ये याद रखना है कि जो वीर गॉर्जियन युद्ध अभ्यास है कौन कौन से देशों के बीच हुआ है? भारत और जापान के बीच। आयोजन कहाँ किया गया है? आयोजन इसका हयाकुरी एयरबेस जापान में किया गया है। और इसके अंदर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? पहली भारतीय महिला पायलट बन गई हैं अवनी चतुर्वेदी। कौन? अवनी चतुर्वेदी। बात करेंगे जापान की। तो जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। और उसके बाद में आपको याद रखना है कि जो जापान की मुद्रा है वो क्या है? जापान की मुद्रा हो जाएगी येन। क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी। और 2020 वाला जो ओलंपिक है कहाँ हुआ था? 2020 वाला जो ओलंपिक है ये जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। और 2024 वाला जो ओलंपिक है कहाँ होगा? 2024 वाला ओलंपिक होगा पेरिस में। कहाँ होगा? पेरिस में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये हो जाएंगी कैप्टन शिवा चौहान। कौन? कैप्टन शिवा चौहान।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो प्यूमा इंडिया के द्वारा जो अपना ब्रांड एम्बेसडर है किसे बनाया गया है, हरमनप्रीत कौर को बनाया गया। हरमनप्रीत कौर के बारे में एक जानकारी और याद रखनी है कि इन्होंने T20 में शतक लगाया है और ये जो है T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम क्या है, हरमनप्रीत कौर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि लाडली बहना योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है। तो लाडली बहना जो योजना है इसकी जो घोषणा की गई है सीहोर जिला मध्य प्रदेश में इसको शुरू किया जाएगा। सीहोर जिला में एक स्थान है, कौन सा, बुधनी स्थान, वहाँ पर इसको शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। तो लाडली बहना योजना आपको याद रखनी है, कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। उसके बाद में चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना कौन से राज्य से रिलेटेड है, राजस्थान से। इसमें क्या होगा, इसमें 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। और पंचामृत योजना कौन से राज्य की है, ये उत्तर प्रदेश की है। ये पंचामृत योजना क्यों शुरू की गई है, गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए, गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील मास्टर्स 2023, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, इसका आयोजन हुआ नीदरलैंड में। विजेता कौन इसका रहा है, विजेता इसके रहे हैं अनीश गिरी और इसे क्या कहा जाता है, इसे शतरंज का विंबलडन भी कहा जाता है। टाटा स्टील मास्टर्स को क्या कहते हैं, शतरंज का विंबलडन कहते हैं। आयोजन नीदरलैंड में हुआ था और विजेता कौन रहे इसके, अनीश गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, पेट्र पावेल बने हैं। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, पेट्र पावेल बने हैं। और ये कौन है, ये नाटो के पूर्व जनरल हैं। कौन, नाटो के पूर्व जनरल। संबंधित है बजट 2023-24 से। तो बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। तो आपको याद रखना है कि जो बजट 2023-24 है इसमें क्या किया गया है, 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं और इनको नाम क्या दिया गया है, सप्तऋषि नाम दिया गया है। अब ये 7 अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, एक एक नाम यहाँ से हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर ये है कि समावेशी विकास। पहली प्राथमिकता क्या है, पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास। दूसरी प्राथमिकता क्या है, अंतिम छोर तक पहुँचना। और तीसरी प्राथमिकता क्या है, अवसंरचना एंड निवेश। और चौथी प्राथमिकता क्या है, युवा शक्ति। पांचवी प्राथमिकता क्या है, हरित विकास। और छठी प्राथमिकता क्या है, क्षमता को उभारना। और सातवीं प्राथमिकता क्या है, वित्तीय क्षेत्र। तो इस बार बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं जिनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। ये सभी नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगर हम बात करेंगे बजट 2022-23 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो बजट 2022-23 है ये कब पेश किया गया, ये 1 फरवरी को पेश किया गया। कब, 1 फरवरी को पेश किया गया है। यहाँ पर 22-23 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 23-24। क्या होगा, यहाँ पर होगा 23-24। तो बजट 2023-24 जो है ये कब पेश किया गया, ये 1 फरवरी को पेश किया गया है। और ये किसने पेश किया है, तब आपको बताना है कि ये निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया, निर्मला सीतारमण के द्वारा। और निर्मला सीतारमण जी ने ये जो अपना बजट पेश किया है कौन सी बार पेश किया है, 5वीं बार पेश किया है। अच्छा देखो यहाँ पर लिखा है कि निर्मला सीतारमण जी ने कौन सी बार में बजट पेश किया है, 5वीं बार बजट पेश किया है। अब यहाँ से एक बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा जाता है स्टैटिक जीके का कि सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है। तो सर्वाधिक बार अगर बजट की बात की जाएगी तो सर्वाधिक बार बजट जो है ये मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया। कितनी बार, 10 बार। ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है कि सर्वाधिक बार जो बजट है किसने पेश किया है, मोरारजी देसाई जी ने पेश किया। कितनी बार, 10 बार। उसके बाद में जो बजट 2023-24 जारी किया गया है ये अमृतकाल का पहला बजट है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और जो अमृतकाल की अवधि है कितनी है, अमृतकाल की अवधि है 25 वर्ष। कितनी है, 25 वर्ष।
और उसके बाद में यहाँ पर और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं बजट 2023-24 से रिलेटेड। तो आप लोगों को पता होगा कि जो नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य है, कौन से वर्ष को लक्ष्य रखा गया है, वर्ष 2070 को। और इसी टारगेट को पाने के लिए बजट 2023-24 में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। ये योजनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले गोवर्धन योजना है। ये जो गोवर्धन योजना है, अवशिष्ट से आमदनी तैयार करना, ये क्या है? गोवर्धन योजना है, इसको शुरू किया गया। और अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है। इसमें क्या किया जाएगा? रामसर साइट्स का संरक्षण किया जाएगा। और भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? रामसर साइट की संख्या है 75। पीएम प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम योजना जो है ये क्यों शुरू की गई है? भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू की गई है। और मिष्टी योजना, मिष्टी योजना क्यों शुरू की गई है? मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए इसको शुरू किया गया है। तो ये जानकारी यहाँ से आपको याद रखनी है। उसके बाद में यहाँ पर एक वर्ड आया है रामसर साइट। रामसर साइट से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो भारत की पहली रामसर साइट थी कौन सी थी? तो भारत की पहली रामसर साइट थी चिल्का झील। कौन सी थी? चिल्का झील थी। और ये चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील के मध्य में एक नलवाना पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो नलवाना पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ स्थित है? तब आपको बताना होगा कि जो नलवाना पक्षी अभ्यारण्य है ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में। और उड़ीसा में कहाँ पर? चिल्का झील के मध्य में क्या स्थित है? नलवाना पक्षी अभ्यारण्य। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है रामसर साइट से रिलेटेड। ये जो रामसर नाम का स्थान है ये कहाँ है? ये रामसर का जो नाम का स्थान है ये ईरान देश में है। कहाँ है? ईरान में है। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान। अब एक फैक्ट यहाँ से आपको और याद रखना है रामसर से रिलेटेड। वो फैक्ट क्या है? रामसर समझौता। रामसर समझौता कब हुआ था? तब आपको बता देना है कि जो रामसर समझौता है ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था। और इसीलिए 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये जितनी भी जानकारी हमने आपको अलग से बताई है ये सब कुछ आपको पता होना ज़रूरी है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो 3 लाख तक की जो आय होगी उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगर 3 लाख से 6 लाख के बीच में आय है तब आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 6 से 9 लाख के बीच में आय है तब 10% टैक्स देना पड़ेगा। 9 लाख से 12 लाख तक की आय है तब 15% टैक्स देना पड़ेगा। और 12 लाख से 15 लाख तक की आय जिसकी है उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और जिसकी आय 15 लाख से अधिक है उसको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। ये बहुत ही आसान याद रखना है, बहुत ही आसान है। कैसे याद रख सकते हैं? देखो 5%, 5 में 5 जोड़ा 10%, फिर 5 जोड़ा 15%, फिर 5 जोड़ा 20%। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अगर 15 लाख से अधिक आय है तो कितना प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा? 30% टैक्स देना पड़ेगा। और इधर भी डिफरेंस कितने कितने का है? 3-3 का। 3-3 6, 6-3 9, 9-3 12, 12-3 15। तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस है और इधर कितने का डिफरेंस है? 5-5 का हर बार गैप किया गया है। उसके बाद में बजट से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके के पोर्शन के 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि जो पहली बार बजट है किसने पेश किया था? पहली बार जो बजट है किसके द्वारा पेश किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। अगर पूछ दिया जाए कि कब पेश किया गया था तब बताना है कि 1960 में। कब? 1960 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कितने लोगों ने बजट पेश किया था? तो इनके नाम हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इन 3 लोगों ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। और सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई ने। किसने? मोरारजी देसाई ने। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है त्रिशक्ति प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास। त्रिशक्ति प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल में।
और अगर पूछा जाए कि आयोजन किसने किया है, तब आपको बताना है कि आयोजन भारतीय सेना ने किया है। और कब से कब तक इसका आयोजन किया गया है त्रिशक्ति प्रहार का, तो 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया है। और ये जो अभ्यास है कैसा अभ्यास है, ये एक प्रकार का प्रशिक्षण अभ्यास है। तो ये 4 फैक्ट यहाँ से आपको याद रखने हैं। आयोजन हुआ पश्चिम बंगाल में, आयोजन किया है भारतीय सेना ने, आयोजन कब से कब तक किया है 21 जनवरी से 31 जनवरी तक, और कैसा अभ्यास है, ये एक प्रशिक्षण अभ्यास है। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? यहाँ के राज्यपाल हैं सीवी आनंद। अब ये जो राज्यपाल हैं इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे इनसे पहले कौन थे? जगदीप धनखड़ थे। और उनको अब क्या बना दिया गया है? उनको बना दिया गया है भारत का उपराष्ट्रपति। यानी कि यहाँ के राज्यपाल का जो पद है खाली हो गया, तब क्या उसको राज्यपाल बनाया गया? सीवी आनंद को राज्यपाल बनाया गया, इसलिए ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एमफेक्स अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एमफेक्स जो अभ्यास है इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया है। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास का आयोजन किया गया राजस्थान में। और ये जो साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास है कौन कौन से देशों के बीच हुआ है? भारत और मिस्र के बीच हुआ है। और ये जो अभ्यास है पहली बार हुआ है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो अभ्यास है पहली बार हुआ है, तो ये एक्सरसाइज जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो ट्रोपेक्स अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ट्रोपेक्स अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया है। और ये जो अभ्यास है नौसेना के द्वारा किया गया सबसे बड़ा अभ्यास है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नौसेना के द्वारा क्या है? नौसेना के द्वारा किया गया ये सबसे बड़ा अभ्यास है, इसलिए इसका नाम और इसका आयोजन कहाँ किया गया आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड। तो यहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है? तब आपको याद रखना है कि जो भारतीय तटरक्षक बल है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1978 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक बल का? 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक बल के हेड कौन हैं? तब आपको बता देना है वीरेंद्र सिंह पठानिया हैं। कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और 2023 में इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 2023 में इसका 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर आपको याद रखना है। भारतीय तटरक्षक बल का ध्येय वाक्य क्या है? भारतीय तटरक्षक बल का ध्येय वाक्य है वयम रक्षाम। तो दोस्तों यहाँ से आपको 6 प्रश्न याद रखने हैं। ये 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रश्न, स्थापना कौन से अधिनियम के द्वारा हुई? 1978 के अधिनियम के द्वारा। स्थापना दिवस कब मनाता है भारतीय तटरक्षक बल? 1 फरवरी को। हेड कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। 2023 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 47वां स्थापना दिवस। ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य है वयम रक्षाम। उसके बाद में डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। डीआरडीओ के वर्तमान समय में हेड कौन है? समीर कामत हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग के वर्तमान हेड कौन है? यानी कि प्रधानमंत्री। क्योंकि जो नीति आयोग है इसके हेड कौन होते हैं? इसके हेड प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो इसके वर्तमान हेड कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखो, अध्यक्ष तो हो गए प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो सुमन के बेरी हो जाएंगे। कौन? सुमन के बेरी। और नीति आयोग के सीईओ पूछेगा तो नीति आयोग के सीईओ हो जाएंगे परमेश्वर अय्यर। कौन? परमेश्वर अय्यर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों का सरलीकरण किया है। भारत में इसे कब वैध किया गया था? तो निष्क्रिय जो इच्छा मृत्यु है इसको भारत में कब वैध किया गया था? इसको वैध किया गया था वर्ष 2018 में। इच्छा मृत्यु को क्या कहते हैं? इच्छा मृत्यु को यूथेनेसिया कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो हो जाएगी एक्टिव और एक हो जाएगी पैसिव, यानी कि सक्रिय इच्छा मृत्यु
और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। सक्रिय इच्छा मृत्यु में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अगर इच्छा मृत्यु चाहता है तो उसको क्या किया जाता है, लीथल इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद में उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और इस प्रकार की जो सक्रिय इच्छा मृत्यु वाली प्रक्रिया है कहाँ लागू है, स्विट्जरलैंड में लागू है, लेकिन इंडिया में बैन है। इंडिया में कौन सी लागू है, इंडिया में जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु लागू है। इसमें क्या होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को असाध्य बीमारी हो जाती है, किसी भी व्यक्ति को असाध्य बीमारी हो जाती है तो उसको क्या किया जाता है, जीवन रक्षक जो उपकरण होते हैं उसको उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं। अगर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं तो उनको हटा लिया जाता है और उसके बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की मृत्यु को क्या कहते हैं, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। और सक्रिय इच्छा मृत्यु के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच कौन से केस में बैठी थी, तो ये हो जाएगी केशवानंद भारती केस 1973 में। कितने जजों की बेंच थी, ये 13 जजों की बेंच थी। और प्रश्न आपसे यहाँ से यही पूछा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी उसमें कितने जज थे, उसमें 13 जज थे। कितने थे, 13। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ऐसा कौन से केस में कहा गया था, तो केशवानंद भारती केस में कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट है, ऐसा कौन से केस में कहा गया, ऐसा कहा गया पुट्टा स्वामी केस में। और निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 21 में है। समलैंगिकता अपराध नहीं है, ये कौन से केस में कहा गया था, ये कहा गया था नौतेज कौर केस में। किसमें, नौतेज कौर केस में। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत यात्रा वर्ष 2023 जो अभियान है इसको किसने प्रारंभ किया है, इसको प्रारंभ किया है जी किशन रेड्डी ने। और जी किशन रेड्डी कौन है, पर्यटन मंत्री हैं। कौन है, पर्यटन मंत्री हैं। और इसका उद्देश्य क्या है इस अभियान को प्रारंभ करने का, तो पर्यटन को बढ़ावा देना। क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देना। और ये किसके दौरान शुरू किया गया है, G20 की अध्यक्षता के दौरान शुरू किया गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो G20 2023 की बैठक है कहाँ हो रही है, G20 2023 की बैठक हो रही है भारत में। कहाँ पर, G20 2023 की जो बैठक है ये भारत में हो रही है। और इसकी थीम क्या रखी गई है, इसकी थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम हो जाएगी वसुधैव कुटुंबकम। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि G20 2022 की बैठक कहाँ हुई थी, इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। G7 2022 की बैठक कहाँ हुई थी, जर्मनी में हुई थी। ब्रिक्स 2022 की बैठक कहाँ हुई थी, ब्रिक्स 2022 की बैठक हुई थी चीन में। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है SCO 2023। तो SCO 2023 की बैठक कहाँ होगी, ये भारत में होगी। और क्वाड 2022 की बैठक कहाँ हुई थी, क्वाड 2022 की बैठक हुई थी टोक्यो में। ये जो क्वाड संगठन है इसमें कितने मेंबर हैं, इसमें हैं 4 मेंबर। कौन कौन से, एक तो हो जाएगा भारत, फिर हो जाएगा जापान, फिर हो जाएगा अमेरिका, और फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश इसमें शामिल हैं। और इन्हीं चारों देशों के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम क्या है, मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति भूषण से रिलेटेड। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो शांति भूषण जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। निधन इनका कितने वर्ष की उम्र में हुआ है, 97 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे, तब आपको बताना है कि ये वकील क्षेत्र, यानी कि इनका पेशा क्या था, इनका पेशा था वकालत। ये कानून मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण निधन लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला नाम यहाँ पर लिखा है दिलीप महालनोबिस। दिलीप महालनोबिस जी का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे, ये चिकित्सक थे। इन्हीं के द्वारा ORS घोल की खोज की गई थी। ORS घोल की खोज किसने की थी, दिलीप महालनोबिस ने। बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी जी का भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध कौन से क्षेत्र से था, तो ये थे वास्तुकार। और रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे दिया गया, बालकृष्ण दोषी को।
2018 का प्रित्जर प्राइज है किसे दिया गया? ये बालकृष्ण दोषी को दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल के तहत पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका नागालैंड के साथ में। नागालैंड की बात आई है तो नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्योरियो। नागालैंड की जो स्थापना है ये हुई थी 1 दिसंबर के दिन। 1 दिसंबर के दिन इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 1 दिसंबर को ही कौन सा उत्सव मनाते हैं? हॉर्नबिल उत्सव की शुरुआत 1 दिसंबर से होती है और ये कितने दिनों तक चलता है? ये 10 दिनों तक चलता है। पाम ऑयल कंट्री के नाम से किसे जाना जाता है? नाइजीरिया को जाना जाता है। किसे? नाइजीरिया को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। आरोहिणी पहल जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसको कहाँ शुरू किया गया? इसको लखनऊ उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया? 1 फरवरी 2023 को। क्यों शुरू किया गया है? तो आपको बताना है कि कस्तूरबा गांधी स्कूल की छात्राओं को ट्रेनिंग देने के लिए इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाना। उसके बाद में आपको बताना है कि ये जो आरोही पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम है कितने चरणों में पूरा होगा? तब आपको बता देना है कि ये 3 चरणों में पूरा होगा। पंचामृत योजना कौन से राज्य की है? ये उत्तर प्रदेश की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देना, गन्ने के उत्पादन को बढ़ाना। पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? ये रामपुर में बनकर तैयार हुआ है और रामपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कल्पना चावला जी से संबंधित। इनकी अभी हाल ही में 1 फरवरी 2023 को पुण्यतिथि मनाई गई है। ये तो हो गया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। और उसके बाद में अगर पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था करनाल में, और करनाल कहाँ है? हरियाणा में है। ये जो है पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी और इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था वर्ष 2003 में। उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? तो उत्कृष्टता जो केंद्र है इसको बनाने की घोषणा की गई है हैदराबाद में। कहाँ पर की गई है? हैदराबाद में। इसको क्यों बनाया जाएगा? तब आपको बताना है कि भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए इसको स्थापित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो उत्कृष्टता केंद्र है इसको बनाने की घोषणा कहाँ पर की गई है? हैदराबाद में की गई है। जब भी हैदराबाद की बात आती है तो मैं यहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चंस बताता हूँ, वो क्वेश्चंस आपको ज़रूर पता होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो हैदराबाद है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। उसके बाद में मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो हैदराबाद है इसको भारत में कौन से ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था? तब आपको बताना है कि इसको ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया था। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहता है कि जो हैदराबाद जो है इसको भारत में ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। ये जो ऑपरेशन पोलो है ये कब हुआ था? ये जो ऑपरेशन पोलो है ये 1948 में हुआ था। ये 3 क्वेश्चंस आपको ज़रूर पता होना चाहिए हैदराबाद से रिलेटेड। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा वर्ष 2023 को। किसको? वर्ष 2023 को। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है बजट 2023-24 से रिलेटेड। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि तो दोस्तों हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो बजट 2023-24 है इसमें कितनी प्राथमिकताएं तय की गई हैं। तो इसमें 7 प्राथमिकताएं तय की गई हैं और उसी में से एक प्राथमिकता है समावेशी विकास। ये जो समावेशी विकास है इसमें किस किस चीज़ पर बात की गई है? तो इसमें कृषि पर बात की गई है, यानी कि एग्रीकल्चर पर बात की गई है, स्वास्थ्य पर बात की गई है और शिक्षा पर बात की गई है। बात करेंगे कृषि की। तो कृषि में कुछ मोटे अनाज हैं, मोटे अनाजों पर बात की गई है, जैसे कि बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया। तो इन सभी मोटे अनाजों को क्या नाम दिया गया है? इन सभी मोटे अनाजों को श्री अन्न नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? श्री अन्न नाम दिया गया है। और जो भारत है इनके उत्पादन में कौन से स्थान पर है? भारत जो है इनके उत्पादन में पूरे विश्व के अकॉर्डिंग क्या है? पहले स्थान पर है। यानी कि पूरे विश्व में जो भारत है इन सभी अनाज के उत्पादन में पहले स्थान पर है। और निर्यात में अगर पूछा जाएगा तो निर्यात में ये दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट 2023 जो 24 जारी हुआ है उसमें कृषि ऋण कितना तय किया गया है कि कितना कृषि ऋण दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 लाख करोड़ रुपए। कितना हो जाएगा? 20 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मैनुएला रोकाबोटे। मैनुएला जो रोकाबोटे हैं ये जो हैं इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो आपको याद रखना है कि जो इक्वेटोरियल गिनी है इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुएला रोकाबोटे। कौन? मैनुएला रोकाबोटे। ये जो इक्वेटोरियल गिनी देश है कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो आपको बता देना है कि ये एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और ये जो इक्वेटोरियल गिनी देश है इसके राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे माबासागो। कौन? माबासागो हो जाएंगे, जो कि 1979 से अब तक राष्ट्रपति हैं। 1979 में इनको राष्ट्रपति बनाया गया था और अभी भी यही यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये जो इक्वेटोरियल गिनी है ये कौन से देश का गुलाम था, ये जो है स्पेन का गुलाम था। किसका गुलाम था? स्पेन का गुलाम था। स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मिस्र से रिलेटेड। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति हो जाएंगे अब्देल फतेह अल सीसी। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन याद रखना है वो क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2023 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है, वर्ष 2023 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसके जो मुख्य अतिथि हैं ये अब्देल फतेह अल सीसी थे। कौन थे? वर्ष 2023 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, रिपब्लिक डे मनाया गया, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी थे। कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी। मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी हो जाएगी काहिरा। क्या हो जाएगी? मिस्र की राजधानी हो जाएगी काहिरा। उसके बाद में मिस्र के बारे में आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो ये मिस्र है इसको कौन सी नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। उसके बाद में आपको याद रखना है जो COP27 हुआ, COP27 कहाँ पर हुआ था? COP27 हुआ है मिस्र में। कहाँ पर? COP27 का आयोजन कहाँ किया गया? COP27 का आयोजन मिस्र में किया गया। कौन से स्थान पर? मिस्र में एक स्थान है शर्म अल शेख, वहाँ पर COP27 का आयोजन किया गया। ये जो COP27 लिखा हुआ है इसमें COP का मतलब क्या होता है? COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका मतलब होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि जो भूमध्य रेखा है ये कौन से झील से गुजरती है? भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है। किस कौन सी झील से? विक्टोरिया झील से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाइफा बंदरगाह। ये जो हाइफा बंदरगाह है कौन से देश में स्थित है? ये इजराइल में स्थित है। कहाँ स्थित है? इजराइल में स्थित है। और हाल ही में इसका अधिग्रहण किसने किया है? हाल ही में इसका अधिग्रहण अडानी समूह के द्वारा किया गया है। इसके लिए डील कितने रुपए की हुई है तब आपको बता देना है, 1.2 अरब डॉलर की डील की गई है। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? इजराइल की संसद को कहा जाता है नीसेट। क्या कहते हैं? इजराइल की संसद को नीसेट कहते हैं, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में बात करेंगे हाइफा युद्ध की। ये जो हाइफा युद्ध है कब हुआ था? हाइफा युद्ध हुआ था 1918 में। और इस हाइफा युद्ध में जोधपुर की सेना, हैदराबाद की सेना और मैसूर की सेना ने भाग लिया था। और हाइफा युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? हाइफा युद्ध का नेतृत्व किया था मेजर दलपत सिंह ने। किसने किया था? हाइफा युद्ध का नेतृत्व मेजर दलपत सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है I2U2 समूह। I2U2 समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें इंडिया शामिल है, इजराइल शामिल है, अमेरिका शामिल है और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE शामिल है। 4 देश इसमें शामिल हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक रिपोर्ट है इसको IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें क्या बताया गया है कि जो पूरे विश्व की इकोनॉमी में वृद्धि दर है वर्ष 2022 में कितनी है? वर्ष 2022 में 3.4% रही है।
पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है उसकी वृद्धि रेट कितनी रही है, ग्रोथ रेट कितनी रही है, वर्ष 2022 में रही है 3.4% और 2023 में कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 2023 में 2.9% रहने का अनुमान लगाया गया है और 2024 में कितना अनुमान लगाया गया है, 2024 में 3.1% वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कौन से देश की अर्थव्यवस्था है, ये हो जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था। और कितने प्रतिशत की रेट से बढ़ेगी 2023 में, 6.1% की दर से ये बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जो कि विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ऐसा कहाँ कहा गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी की है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इकोसॉक। इकोसॉक में कितने मेंबर हैं, इकोसॉक में जो है 54 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं, 54 मेंबर हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है WTO। WTO की स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले आपको याद रखना है WTO का मतलब क्या है, विश्व व्यापार संगठन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा में। उसके बाद में आपको याद रखना है कि जो WTO है इसमें कितने मेंबर हैं, इसमें 164 यानी कि 164 मेंबर हैं। और नवीनतम मेंबर कौन सा है, नवीनतम मेंबर हो जाएगा अफ़गानिस्तान। क्या हो जाएगा, अफ़गानिस्तान। WTO की पहली महिला हेड कौन बनी है, WTO की पहली महिला हेड बनी है नागोजी ओंकाजा-इवेला। कौन बनी है, नागोजी ओंकाजा-इवेला। और ये कौन से देश की रहने वाली हैं, ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विश्व बैंक और IMF से रिलेटेड। इन दोनों की जो स्थापना है 1944 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी। कहाँ की गई थी, 1944 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। इसीलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, इन दोनों को जुड़वां बहनें कहा जाता है। और इन दोनों संगठनों का जो मुख्यालय है कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। जब भी वाशिंगटन DC की बात आती है तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि यहाँ पर जो DC लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो IMF का नवीनतम सदस्य कौन सा हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, ये हो जाएगा अंडोरा। और ये अंडोरा कौन से नंबर का सदस्य देश है, 190वें नंबर का। यानी कि IMF में कितने सदस्य हैं, 190 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। IMF की मुद्रा कौन सी है, IMF की मुद्रा हो जाएगी SDR। और SDR का मतलब क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट। क्या मतलब हो जाएगा इसका, इसका मतलब हो जाएगा स्पेशल ड्राइंग राइट। SDR में शामिल नवीनतम मुद्रा कौन सी है, नवीनतम मुद्रा हो जाएगी युआन, या फिर कह सकते हैं रेमनबी, जो कि चीन की मुद्रा है। और SDR में कितनी मुद्राएं शामिल हैं, तो इसमें हो जाएगी डॉलर, यूरो, येन, युआन और पाउंड। ये 5 मुद्राएं इसमें शामिल हैं। इसमें भारत का रुपया शामिल नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको अलग से याद रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रहा ओडेसा शहर कहाँ स्थित है। चर्चा में रहा ओडेसा शहर जो है ये यूक्रेन में स्थित है। कहाँ स्थित है, यूक्रेन में स्थित है। इसको क्या किया गया है, अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा इस शहर को खतरे में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो खतरे में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है कौन से शहर को, ओडेसा शहर को। ओडेसा शहर कौन से देश में है, यूक्रेन में है। कहाँ स्थित है, यूक्रेन में स्थित है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी हो जाएगी कीव। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे जेलेंस्की। और जेलेंस्की को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 भी चुना गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया, जेलेंस्की को। और ये कौन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने स्थल शामिल हैं। तो भारत के इसमें 40 स्थल शामिल हैं। और उसमें से सांस्कृतिक स्थल कितने हैं, 32 हैं।
प्राकृतिक स्थल कितने हैं? 7 हैं। और मिश्रित स्थल कितने हैं? मिश्रित स्थल 1 है। और उसका नाम क्या है? एकमात्र मिश्रित साइट कौन सी है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो वो हो जाएगी कंचनजंगा। और कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में है। और यूनेस्को की जो अमूर्त धरोहर की जो सूची है उसमें भारत की कितने स्थल शामिल हैं? तो ये हो जाएंगी 14। क्या हो जाएंगी? 14। और नवीनतम अमूर्त धरोहर सूची में कौन सी चीज़ को शामिल किया गया है? दुर्गा पूजा को। और दुर्गा पूजा कहाँ होती है? ये पश्चिम बंगाल में होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया गया? भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका के साथ में। किसके साथ में? अमेरिका के साथ में। इसमें जो बैठक हुई है, किसकी बैठक हुई है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई है। और भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। कौन है? अजीत डोभाल जी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाओं से। तो यहाँ से आपको ज़रूर याद रखना है, जितनी भी योजनाएं बताई जाएं वो सभी आपको ज़रूर याद रखनी है। सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। ये किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है संवेदनशील जनजाति आदिम जनजाति के लिए, आदिम जनजाति के विकास के लिए ये प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को शुरू किया गया है। और ये जो मिशन है 15,000 करोड़ रुपए के साथ में 3 वर्षों के लिए प्रारंभ की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम जो है इसमें कितने ब्लॉक शामिल हैं? इसमें 500 ब्लॉक शामिल हैं। कितने ब्लॉक शामिल हैं? 500 ब्लॉक शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना क्या है? तो अवशिष्ट से आमदनी बनाना क्या है? गोवर्धन योजना है। और इसके तहत कितने? 500 अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र की स्थापना की जाएगी। कितने अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र की स्थापना होगी? 500। कौन सी योजना के तहत? गोवर्धन योजना के तहत। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, ये कौन सी योजना है? तो भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रधानमंत्री प्रणाम योजना शुरू की गई है। मिष्टी योजना को क्यों शुरू किया गया है? मिष्टी योजना को मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री विकास योजना। प्रधानमंत्री विकास योजना जो है परंपरागत शिल्पकारों से संबंधित है। अमृत धरोहर योजना रामसर स्थलों के संरक्षण से संबंधित है। और महिला सम्मान बचत पत्र योजना जो है ये 2 वर्ष के लिए शुरू की गई है। इसके तहत जो महिलाएं हैं 2 लाख रुपए जमा कर सकती हैं और उनको 7.5% ब्याज मिलेगा। कृषि वर्धक फंड। कृषि वर्धक फंड किसके लिए शुरू किया गया है? तो एग्रीकल्चर स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा उद्यमियों के लिए ये शुरू किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि IIRF की जो MBA रैंकिंग है 2023 ये किसने जारी की है? ये शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है। IIRF का मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। और 2023 में इसको किसने जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय ने इसको जारी किया है। इसके तहत ये किसके लिए जारी किया गया है? तो मैनेजमेंट से ये संबंधित है, यानी कि प्रबंधन से संबंधित है। और प्रबंधन के मामले में सरकारी संस्थान में शीर्ष पर कौन है? तो IIM अहमदाबाद हो जाएगा। और प्रबंधन के मामले में निजी संस्थान में शीर्ष पर कौन है? तो ये जेवियर संस्था हो जाएगी जो कि जमशेदपुर में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में NISAU UK द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्यों? इंडिया और UK के बीच संबंध बेहतर करने के लिए। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति है कब आई थी? 1991 में। और इस समय वित्त मंत्री कौन थे? इस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे दिया गया है? ये दिया गया है बाल कृष्ण दोषी को। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चिकित्सक, ऐसे चिकित्सक कौन है जिनको अभी हाल ही में पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएंगे दिलीप महालनोबिस, इनका भी निधन हो गया है।
ऐसे नेता का नाम बताइए जो कि जिनको पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया, तो ये हो जाएंगे मुलायम सिंह यादव, इनका भी निधन हो गया है। तबला वादक का नाम बताइए जिनको पद्म विभूषण दिया गया, तो ये हो जाएंगे जाकिर हुसैन। कौन हो जाएंगे? जाकिर हुसैन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाते हैं। और ये पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार 1997 में मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को एक समझौता होता है जिसका नाम है रामसर समझौता। इसके लिए हुआ था, आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए यह समझौता हुआ था। और यह समझौता कब लागू हुआ था? 1975 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1975 में लागू हुआ था। और अगर पूछ दिया जाए कि इसमें भारत कब शामिल हुआ था, तो भारत इसमें 1982 को शामिल हुआ था। और ये जो दिवस है विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1997 में। इस बार इसकी थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन इस बार इसकी थीम है। और ये जो रामसर नाम का स्थान है कौन से देश में है? ईरान में है। भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 75 है। और सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है? सर्वाधिक रामसर साइट हो जाएंगी तमिलनाडु में। कितनी है तमिलनाडु में रामसर साइट की संख्या? 14। अगर हम बात करेंगे रामसर साइट की, तो पहली रामसर साइट कौन सी हो जाएगी? पहली रामसर साइट हो जाएगी चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और इसी झील के पास में, यानी कि चिल्का झील के पास में ही एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है जिसका नाम आपसे पूछा जाता है कि जो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ स्थित है, तो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा आपका उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।